रूस के मीडिया में एक वीडियो सामने आता है, एक ऑडियो सामने आता है, लीक्ड ऑडियो। और इस ऑडियो में जर्मनी के जो एयरफोर्स के जनरल्स हैं, लुफ्टवाफे के जनरल्स, वो बात करते रहते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल सप्लाई करे और जो कच ब्रिज है, जो क्राइमिया को जोड़ता है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। अब ये कैसे सब ट्रैक्स होता है, क्योंकि ऐसे सिंगापुर में एक एयर शो था, उसमें शायद इनका कोई जनरल जाता है और वो अनसिक्योर्ड लाइन से बात करता है और रशियंस उसको शायद ट्रेस करते हैं। उसका चीनियों ने भी किया हो, रशियंस को दे दिया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि चीन के बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर सिंगापुर में। तो ये सब कन्वर्सेशन लीक होता है और इस कन्वर्सेशन में जो बड़ी चीज़ें सामने आती हैं कि जर्मनी के एयरफोर्स के जनरल बात करते हैं टॉरस मिसाइल सप्लाई करने की यूक्रेन को। अब यदि आप ये देखें कि जर्मनी के जो चांसलर हैं, आप उनको वहाँ के प्रधानमंत्री कह सकते हो एक तरह से, वहाँ पे चांसलर कहा जाता है, तो ओलाफ शॉल्ज जो कि चांसलर हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हम टॉरस मिसाइल नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे यूक्रेन को। उसके उपरांत भी यदि उनके जनरल्स, उनके एयरफोर्स के लुफ्टवाफे के जनरल ये बात करते हैं, तो ये दर्शाता है कि वो उनको कितना रिस्पेक्ट है अपने खुद के चांसलर के प्रति। और कुछ तो एनालिस्ट ये मानते हैं कि वो शायद कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे थे जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, मिस्टर बोरिस, उनको प्रेजेंट करने के लिए रिगार्डिंग दीज टॉरस मिसाइल्स। और उसमें वो ये भी बातें करते हैं कि ये टॉरस मिसाइल जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो काफ़ी असिस्टेंस देना पड़ेगा यूक्रेनियंस को, उसी प्रकार से जैसे ब्रिटिशर्स ने जो स्ट्रॉम मिसाइल दी उनकी, और स्ट्रॉम मिसाइल के बाद उन्होंने उनको काफ़ी हद तक के असिस्टेंस भी दिया, यहाँ तक कि कैसे उसको ऑपरेट किया जाए वो भी उनको समझाना पड़ा, और साथ ही साथ उनको ये टारगेट जो है उसको पिक करना पड़ा। तो इसी प्रकार से फ्रेंच ने भी जो स्काल्प मिसाइल्स दी उसमें उनका सपोर्ट किया। फ्रांस के बारे में तो एक चीज़ और सामने आती है कि 60 या 100 कुछ जो फ्रेंच मर्सनरीज थे, वो मर्सनरीज थे कि उनके खुद के सरकारी लोग थे जो एक मिसाइल हमले में मारे गए, जो रशिया के द्वारा वो यूक्रेन में ऑपरेट कर रहे थे। तो इसी प्रकार से जर्मनी से भी शायद फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका चाहते हैं कि वो इसी प्रकार से वो भी करें, और हो सकता है कि जर्मन खेमों में भी कुछ लोग ऐसा चाहते हों। हालांकि ओलाफ शॉल्ज जो चांसलर है वो नहीं चाहते, तो इससे हो सकता है ये भी हो कि कहीं ना कहीं जो नियोकॉन्स हैं वो चाहते हो कि ओलाफ शॉल्ज को हटाकर जो मिस्टर बोरिस हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे रिप्लेस किया जाए। और वैसे भी आज के समय तो जितनी भी वहाँ की पार्टीज़ हैं और जितने भी बड़े नेता हैं, जो रूलिंग एलिट है, वो काफ़ी अनपॉपुलर है, क्योंकि जिस प्रकार से प्राइस राइजेस हुई है इस वॉर की पार्टिसिपेशन की वजह से, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, तो जर्मन पब्लिक जो है वो उनके खिलाफ सेंटिमेंट है। तो हो सकता है कि न्यूयॉर्क कॉन्स वाशिंगटन में जो हैं वो चाहते हों, या फिर लॉबी ग्रुप्स जो हैं जो वॉर चाहते हैं वो चाहते हों कि ओलाफ शॉल्ज को रिप्लेस किया जाए बोरिस से। हालांकि ओलाफ शॉल्ज भी कोई पीस मेकर नहीं है, ये बात भी स्थापित होती है। इनका अगर यदि पूरा कंटेंट देखा जाए, जब से राष्ट्रपति ये चांसलर बने हैं, तो इनका भी कंटेंट उसी प्रकार का रहा है, लेकिन इन्होंने लगातार कहा है कि टॉरस मिसाइल ये नहीं देंगे। और फिर बहुत से जर्मन्स नहीं चाहेंगे कि टॉरस मिसाइल दी जाए, क्योंकि हमने देखा किस प्रकार से लेपर्ड टैंक इन्होंने पिछले साल दिए थे, और लेपर्ड टैंक्स को किस प्रकार से रशियंस ने बिल्कुल उड़ा दिया। और यदि लेपर्ड को असली लेपर्ड से कंपेयर करें तो ये कह सकते हो कि वो लेपर्ड की खाल निकाल के उन्होंने दीवार पर टांग दी रशियंस ने। तो ये बेइज्जती थी लेपर्ड टैंक के साथ जो हुआ, क्योंकि जर्मनी है उसको काफी प्रदर्शित करता था कि लेपर्ड टैंक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग टैंक्स एंड दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। लेकिन जिस तरह से उसके चिथड़े उड़ाए गए रूस के द्वारा, तो उससे वो एक शर्मिंदगी का बाइस बना उनके लिए, जर्मन्स के लिए। तो यही चीजें टॉरस मिसाइल के साथ भी हो सकती हैं। अब लेकिन एक चीज और डिस्कस करते हैं कि ये कर्च ब्रिज को भी फोड़ दिया जाए, उस पर चर्चा करते हैं। फिर वो बात करते हैं कि ये बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रशिया के बहुत सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इन सब के विषय में भी वो बात करते हैं। और फिर वो भी ये भी बात करते हैं कम से कम 20 टॉरस मिसाइल्स लगेंगी उस कर्च ब्रिज को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, और उससे डबल लगेगी
अगर ये ऑपरेशन कंडक्ट करना है तो, क्योंकि वहाँ पर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम भी होंगे, उनके बहुत अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 जो हमने भी उनसे खरीदे हैं, S-500, तो वहाँ पे उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स भी बहुत से होंगे। तो क्यों ना फिर वो बात करते हैं कि और दूसरे टारगेट जो अंदर रशिया के हैं वो आसान है इसके मुकाबले। और यहाँ तक कि वो ये भी मानते हैं कि कर्ज ब्रिज को भी यदि वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसका कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ओवर द टाइम रशियंस ने बहुत सारे लैंड रूट्स जो कि काफ़ी सिक्योर्ड हैं उनको भी डेवलप किया है मिलिट्री यूज़ के लिए। तो ये एक बेसिकली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन यदि कर्ज ब्रिज की बात करें तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2022 में जब से ये जंग शुरू हुई उसके शुरुआत से ही अमेरिकन स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो थे वो बात करते थे कर्ज ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने की। तो ये एक पुरानी मंशा है। यूक्रेन ने एक बार कोशिश की लेकिन फेल हुआ। तो मुझे लगता है कि रशिया ने भी इसलिए परस्पर दूसरे रूट्स भी डेवलप किए हैं और इसको सिक्योर भी काफ़ी किया होगा। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जब राष्ट्रपति मना कर रहे हैं उसके बाद ये जनरल्स ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो वॉर मॉन्गरर्स हैं उनका कहीं ना कहीं गठजोड़ यूरोप के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स में भी है, और वट एवर इज द केस। लेकिन चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से प्लानिंग हो रही थी और किस प्रकार से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करने की बात चल रही थी, और किस प्रकार से चांसलर के मना करने के बाद भी जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है वो उस दिशा में प्रेजेंटेशन बनाने की बात कर रही थी। और फिर अब उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं कि ये तो इन्फॉर्मेशन हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है रशिया की और ये सब चीज़ें। लेकिन चीज़ें जो आ रही हैं वो सामने उसको हम एनालाइज इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे मैंने बताया। थैंक यू।